अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शाम की रूटीन। अभी तकरीबन पौने 4 बजे का टाइम है। बच्चों को मैंने ट्यूशन तैयार होने के लिए कह दिया था क्योंकि पूरे 4 बजे वो लोग ट्यूशन जाते हैं। और अभी मैं शाम की सफाई करने लगी थी। शाम के टाइम पे मैं मॉपिंग नहीं करती, बस डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, चीज़ें वगैरह समेट देती हूँ। और बाकी जो है फ्लोर क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो साफ़ ही रहता है। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे बिखेर देते हैं, तो चीज़ें जो है दोबारा से मुझे सारी समेटनी पड़ती है, बेड वगैरह साफ़ करना पड़ता है। और डस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा आती है तो मैं दोबारा से डस्टिंग भी कर देती हूँ। बस मेरी आदत सी बनी हुई है कि मैं जिस कमरे में भी जाती हूँ, जब मैं बेड साफ़ करती हूँ, उसकी बेडशीट सही करती हूँ, तो साथ में ना डस्टिंग वाला कपड़ा भी मैंने लाज़मी रखा होता है। तो बस साथ-साथ मैं डस्टिंग भी करती रहती हूँ और इस वज़ह से ना फर्नीचर काफ़ी हद तक मेरा साफ़ रहता है क्योंकि दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैं इसको डस्टिंग कर देती हूँ, सारी चीज़ों में से ना अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपका चाहे जितना मर्ज़ी बंद घर है, अब मेरा भी बंद घर है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इतनी मट्टी होती है ना, हर चीज़ के ऊपर इतनी मट्टी पड़ती है। अभी मैंने सुबह सारी डस्टिंग की थी, फिर मैंने अभी जब दोबारा दूसरी दफ़ा कर रही हूँ ना, तो फिर से इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी इसके ऊपर। और रात को सोने से पहले जब मैं रात को अपने बेडरूम में आती हूँ ना, सोने लगती हूँ, तो फिर मेरी आदत है एक दफ़ा बेड को फिर झाड़ के और बेड के इर्द-गिर्द जो है ना दोबारा से फिर से मैं डस्टिंग कर देती हूँ। लेकिन इसके बावजूद जब मैं सुबह उठूँगी तो सुबह फिर से इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है। वैसे आप अपने घर को जैसे मर्ज़ी साफ़ करें, आपका फ्लोर एकदम चमक रहा है, आपकी सारी चीज़ें भी सिमटी पड़ी हैं, बिखरी हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आपके घर की हर चीज़ पे दरवाजे हैं, फर्नीचर है, कोई भी सामान है, उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट पड़ी हुई है ना, तो वो बड़ा अजीब-सा मेस लगता है, मतलब लगता ही नहीं है कि घर साफ़ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि डस्टिंग जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबसे पहले ज़्यादा फ़ोकस जो है ना वो डस्टिंग पे करना चाहिए। घर में सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जब मैं सफाई का आगाज़ करती हूँ, तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो सारे घर के जितने भी मेरे घर में 2 बेड हैं, तो सबसे पहले मैं बेडशीट सही करती हूँ और बेडशीट सही करने के साथ ही ना आपको ऐसा लगता है कि आपकी आधी सफाई हो जाती है। और दूसरे नंबर पे फिर मैं चीज़ें समेटती हूँ और फिर तीसरे नंबर पे मैं डस्टिंग करती हूँ। तो मुझे लगता है कि डस्टिंग के बगैर जो है ना वो सफाई बिल्कुल नामुकम्मल है। और ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीक में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डस्टिंग करते हैं। लेकिन ना मुझे लगता है कि नहीं, डस्टिंग आपको डेली करनी चाहिए। आज वीकेंड था तो मैं अपनी कबर्ड साफ़ कर रही थी, तकरीबन महीने में 2 दफ़ा मैं इसको कर लेती हूँ। 15 दिन में 1 दफ़ा और फिर मंथ के लास्ट में कर लेती हूँ। तो मुझे पूरी अलमारी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ही कबर्ड जिसमें हमारे रूटीन वियर के कपड़े होते हैं ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तकरीबन ये साफ़ ही रहती है, लेकिन अक्सर मेरे हस्बैंड कपड़े निकालते हैं ना, तो वो सब कुछ बिखेर देते हैं। उनकी वजह से ना फिर मुझे जो है वो इसको साफ़ रखना पड़ता है, दोबारा से सारी इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने बाहर निकाल दिए थे और अच्छे से तय करके अलमारी साफ़ कर दूँगी और फिर दोबारा से तय करके रख दूँगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं आप लोगों के घर में, सबके घरों में ऐसे कपड़े होते हैं जो कभी-कभार ही इस्तेमाल होते हैं। तो उन कपड़ों को मैं क्या करती हूँ, ये देखिए नीचे सबसे नीचे वाले कबर्ड में आपको नज़र आ रहे होंगे ना, शॉपिंग बैग में मैंने कपड़े डाल के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से एक तो आपकी कबर्ड में बिल्कुल खिलारा या मैस नज़र नहीं आएगा और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा ये कपड़े हैं जो अगर आप वैसे इनको तय करके रखेंगे ना, तो ये कपड़े इस कबर्ड में पूरे नहीं आएँगे। तो मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े मुझे कभी-कभार चाहिए होते हैं, ऐसे बच्चियों के लहंगे या मेरे अपने ऐसे कपड़े जैसे फंक्शंस पे चाहिए होते हैं, जैसे तेल मेहंदी भी कभी-कभार चाहिए होते हैं कपड़े। तो इस टाइप के कपड़े जो होते हैं ना, वो मैं इस तरह शॉपिंग बैग्स में रख लेती हूँ, जो मुझे मतलब इस्तेमाल के नहीं होते। तो उससे ना बड़ा मतलब ये फ़ायदा होता है कि आपकी एक तो जगह भी कम लगती है और आपके काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो समेटे जाते हैं। वैसे जो हमारे सीज़न के कपड़े होते हैं ना, जैसे अब सर्दियों के कपड़े हैं, तो वो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों का एक बड़ा-सा सूटकेस है, बच्चों के सारे सर्दियों के कपड़े मैं सूटकेस में डालती हूँ। तो हमारा जो 3rd फ्लोर है ना, मैं सबसे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो हमारा 3rd फ्लोर है, वहाँ पे एक बड़ा-सा रूम है। वहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस है, जिस पे जो है ना मेरी जेठानी ऊपर वाले घर में रहती हैं। तो वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं वो कमरा, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मेरी सास अम्मी के कपड़े पड़े होते हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह के जो आउट ऑफ सीज़न कपड़े होते हैं ना, वो हम लोग 3rd फ्लोर पे हमारा कमरा है, वहाँ पे जाके रख के आते हैं। तो अभी जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो जाएँगी और सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होगा, तो मैं ऊपर से कपड़े उतार के लाऊँगी और उनको नीचे कबर्ड में सेट कर दूँगी और ये सारे जो कपड़े हैं ना, इनको मैं सब सूटकेस में डालूँगी और ऊपर जाके रखाऊँगी 3rd फ्लोर पे।
तो इस वजह से ना घर में ज़्यादा कपड़ों का मैस नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा घर में जो है ना वो कपड़ों का खिलारा होता है। कि अब माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों की अलग से अलमारी है और बच्चों की बल्कि 2 अलमारियाँ हैं, एक एसी स्टैंड है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी जगह होती है। तो 2 बच्चों के कपड़े मैंने वहाँ पे रखे होते हैं और एक उनकी 2 जो है ना कबर्ड जो है वो उनकी अलग से हैं। तो फैंसी कपड़े वहाँ पे मैं रखती हूँ और सीज़न के कपड़े जो है वो मैं ऊपर जाके रख के आती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी होती है कि थोड़े से थोड़े कपड़े हों जो इस्तेमाल के कपड़े होते हैं ना, बस वही सामने पड़े हों। लेकिन फिर भी इतना खिलारा नज़र आता है ना कि बस वो सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि 10-15 दिनों के बाद ना एक दफ़ा कबर्ड से सारे कपड़े निकाल के अच्छे से उनको साफ़ कर दूँ। तो तय करके दोबारा से मैं रख देती हूँ और ये सारे वो कपड़े हैं जो डेली यूज़ होते हैं, मतलब रूटीन वियर के कपड़े हैं जिनको मैंने पहनना होता है या मेरे हस्बैंड ने पहनना होता है। और अलमारी ख़राब भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं। वो जब उन्होंने वैसे तो कपड़े उनके मैं खुद निकालती हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है ना मैं किसी काम में बिज़ी होती हूँ तो वो अपने कपड़े निकाल रहे होते हैं। तो वो जो सबसे नीचे वाला अगर सूट निकालेंगे या सेंटर से सूट निकालेंगे ना तो वैसे ज़ोर से खींच के निकालते हैं। फिर वो ये नहीं देख रहे होते कि बाकी सारे कपड़े इधर-उधर गिर रहे हैं। उनको फिर दोबारा से ना वो उनको तय करके नहीं रखते, बस अगर वो नीचे भी गिरते हैं ना कपड़े तो उनको उठा के ऐसे ही अंदर ठोस देते हैं। तो वो फिर ना उससे अलमारी जो है वो बड़ी गंदी लग रही होती है। तो अभी 2 दिन पहले उन्होंने ऐसे ही अपना एक सूट निकाला था तो सारी अलमारी जो है उन्होंने ख़राब कर दी थी। तो मैंने फिर कहा था कि इसको वीकेंड पे ही साफ़ करूँगी, तो आज फिर मैंने कहा चलें अभी बच्चों को ट्यूशन भेज दें, बच्चे चले गए थे ट्यूशन। 4:30 बजे का टाइम है और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं ये सारे कपड़े तय करते हुए। और अलमारी मैंने अच्छे से सेट कर दी थी, सारे कपड़े वगैरह तय कर दिए थे, अलमारी अंदर से अच्छे से साफ़ कर दी थी। अच्छा, अलमारी हालाँकि बंद होती है, लेकिन आप देखिए अलमारी के अंदर भी इतनी डस्ट पड़ती है ना, अल्लाह जाने इतनी मिट्टी कहाँ से आती है, इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है। आज दिन को मैंने खाना नहीं था बनाया, आज ना मैंने आलू वाले नान मँगवा लिए थे, तो हम लोगों ने वही खा लिए थे और रात में भी मेरा कोई इरादा नहीं है खाना बनाने का, क्योंकि कल जो मैंने चावल बनाए थे, उसकी 1-2 प्लेटें बची पड़ी थी, तो मैंने कहा वो चावल रात में गरम कर दूँगी और साथ में ना बच्चों को अंडा पराठा बना दूँगी और सालन जो है वो मैं कल सुबह ही बनाऊँगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना ये सोचना कि आज पकाना क्या है। मुझे तो ख़ास तौर पे ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ शौक से नहीं खाते कि ये भी बना लो, तो अगर एक बच्चे को पसंद आ रही है ना तो 2 बच्चों का मुँह बन जाता है। तो मुझे ना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो मैं शाम को बिल्कुल भी दिल नहीं थका रहा कि मैं जो है ना कोई सालन वग़ैरह बनाऊँ। तो बस मैंने फिर यही सोचा कि पहले मैं सोच रही थी कि कुछ बनाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कल सुबह ही बनाऊँगी, जो भी बनाना होगा। और अभी जो है ना बच्चों को मैं बच्चे क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो अंडे पराठे और इस तरह की चीज़ें शौक से खा लेते हैं। तो इनको मैं पराठा और साथ में अंडा बना दूँगी और मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने कहा था हम दोनों चावल खा लेंगे। अच्छा जी, अभी शाम के तकरीबन पौने 5 बजे का टाइम था, मेरे हस्बैंड अभी-अभी आए हैं और हमारा दूध इस टाइम पे आता है शाम के टाइम पे। तो दूध वगैरह वो अभी इस टाइम पे ना ड्यूटी से आते हैं, कभी 4:30 5 इतने बजे तक ना, मतलब कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कभी 4 बजे भी आ जाते हैं, 5 बजे तक आ जाते हैं घर पे। तो बस फिर उसके बाद वापस नहीं जाते, फिर सुबह ही जाते हैं। तो बस अभी इस टाइम वो दूध लेके आते हैं तो दूध-शूध मैं उबाल लूँगी और दूध बॉयल करने के बाद जो है ना मैं चाय रख दूँगी। अच्छा, चाय ना मैंने आप लोगों ने भी यूट्यूब पे देखा होगा, आजकल ना बड़ी चाय की वो वीडियो वायरल हुई हुई है कि वो जिस तरीके से चाय बना रहे हैं। तो आज मैं वो वाली चाय ट्राई करने वाली हूँ, देखूँगी वो कैसे बनती है। मैंने वीडियो में देखा था, वो लोग कह रहे थे कि मतलब इसका बड़ा डिफ़रेंट सा टेस्ट आता है। तो मैं इसको बनाऊँगी, ट्राई करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मतलब कि इसका वाक़ई टेस्ट उसका डिफ़रेंट है या नहीं है। अभी शाम का टाइम है ना तो गैस बिल्कुल फुल नहीं आ रही होती है, लेकिन ख़ैर इतनी कम भी नहीं आ रही होती, पर मुझे कोफ्त हो रही होती है कि दूध जल्दी-जल्दी से बॉयल हो जाए। क्योंकि ना दूध के पास खड़ा होना सबसे मुश्किल काम है और हमेशा ऐसे होता है कि दूध के पास खड़े हो के दूध नहीं बॉयल होता और ज़रा-सा आप कोई 1 सेकंड का भी काम करने के लिए इधर-उधर जाते हो ना, तो पीछे से आपका दूध गिर जाता है और मेरे साथ इतनी दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी देर से मैं चूल्हे के पास खड़ी होती हूँ और दूध नहीं बॉयल होता, लेकिन जैसे ही मुझे कोई ना कोई ऐसा काम, मुझे लगता है कि शायद मैंने 1-2 सेकंड ही लगाए हैं, तो जब मैं वापस आती हूँ ना तो दूध गिरा होता है। तो मुझे बहुत टेंशन होती है फिर चूल्हा साफ़ करना और वो बड़ा मतलब कि लंबा-चौड़ा जो है ना वो खिलारा पड़ जाता है उसका। तो मुझे ना दूध उबालना बड़ा मुश्किल काम लगता है। वैसे मेरी बेटी कभी घर पे हो ना बड़ी वाली, तो मैं उसकी ड्यूटी लगाती हूँ कि तुमने दूध के पास खड़े होना है। वो भी अक्सर मुझे कह रही होती है, मम्मा आप खुद बॉयल कर लो, मैं उसे कहती नहीं, दूध तुम बॉयल करो। वो ज़्यादा वो जो होता है ना संडे वाले दिन ही ऐसा होता है। वैसे तो वो लोग इस टाइम ट्यूशन गए होते हैं तो मैं खुद ही बॉयल करती हूँ। कभी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ थोड़ी देर के लिए ज़रा आप दूध के पास खड़े हो जाओ। क्योंकि ना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है दूध के पास ना बेकार खड़े होके और दूध को बॉयल करना।
अच्छा जी, चाय मैंने भी उस तरीके से बनाई थी, तो आप लोगों के साथ भी ये तरीका शेयर करती हूँ। आप लोगों ने शायद वीडियो देख भी ली हो, शायद हो सकता है आप लोगों ने ट्राई भी किया हो इसको। तो एक पैन में ना सबसे पहले चीनी ऐड कर लेनी है। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप लोग लेते हैं। मैं 2 कप चाय के बना रही थी, तो मैंने 3 चम्मच चीनी के ले लिए थे। और चीनी को ना बस ऐसे ही मेल्ट करना है बगैर पानी के। चीनी को ना बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको बनाएं और इसको ना इस तरीके से मेल्ट कर लेना है। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगे थे इसको मेल्ट होने में ना। ये देखिए अब चीनी हल्की हल्की सी गीली हो गई है खुद ही। इसका अपना शीरा जो है वो मेल्ट हो जाएगा। जब चीनी बिल्कुल फुल मेल्ट हो जाए ना, तो फिर आपने जितना कहवा आपने पानी डालना है ना, उतना फिर आप पानी डाल दीजिएगा। मैं इसमें आधा कप, क्योंकि हम जो है ना कम पानी वाली चाय बनाते हैं ज़्यादातर, तो मैं फिर इसमें आधा कप पानी का डालूंगी, थोड़ा सा उसको और खुश कर लूँगी, तो आधे से भी कम पानी रह जाएगा। ठीक है, फिर और उसके बाद फिर उसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। बस चीनी को जलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको चीनी को पकाना है, ताकि हल्का सा मतलब चीनी फुल मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद ना हल्का सा देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो आपने बस जैसे ही फुल चीनी मेल्ट हो जाए तो पानी डाल देना है। मैंने इसके अंदर आधा कप पानी का डाल दिया। अच्छा, एक दफ़ा ऐसे लगता है जैसे ना ख़राब हो गई है चाय, क्योंकि ना चीनी बिल्कुल कड़क हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि जैसे ही पानी बॉयल होगा तो साथ में चीनी फ़ौरन से पहले जो है ना वो मेल्ट हो जाती है, चीनी अच्छे से घुल जाएगी चीनी। मैं भी पहले डर गई थी, मुझे लगा शायद चीनी हार्ड हो गई है तो ये दोबारा मेल्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 2 मिनट में वो पानी बॉयल हुआ है ना, तो साथ में चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो गई थी। बस जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई थी इसके अंदर, तो फिर मैंने पत्ती डाल दी थी। और जब कहवा अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है ना एक मैंने इलायची डाल दी, सब्ज़ इलायची, और साथ में मैं 2 कप दूध के डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। और अच्छा, चाय को अगर फेंटे ना, तो फेंटने से वाक़ई बड़ा अच्छा, जैसे आप कभी ढाबे वाली चाय पिए ना, तो बड़ी उस टाइप की वाइब्स आती हैं जो है ना, अगर ज़्यादा देर तक फेंटो। क्योंकि आप कभी देखें ना, ढाबे वाले जो लोग होते हैं जब वो चाय बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फेंट रहे होते हैं। तो इससे चाय बड़ी अच्छी मज़े की बनती है। और वाक़ई जब मैंने ये चाय पी, इसको मैंने जब टेस्ट किया ना, तो इसका टेस्ट दूसरी चाय के मुकाबले में ना थोड़ा-सा डिफ़रेंट था। अच्छी चाय बनी थी। अच्छा जी, ये था हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाज़मी लाइक करते जाएँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाज़मी प्रेस करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।